आज चिराग पासवान को इसका श्रेय कहीं दो राय नहीं है। उनके चलते आज बिहार में बीजेपी का इज्जत बचा और उनके चलते आज एनडीए की स्थिति में आई कि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तेजस्वी यादव को एक बना बनाया विरासत मिला। उनकी पार्टी में उन्होंने टूट का दौर नहीं देखा है। लालू यादव ने जिस तरीके का आरजेडी तेजस्वी को दिया, तेजस्वी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो लोजपा रामविलास है, ये चिराग पासवान की बनाई हुई पार्टी है, लेकर चले। लेकिन आगे कहां बढ़े? आप बताइए कि 23 सीट पर लड़ने वाले तेजस्वी 4 सीट जीत रहे हैं और 5 सीट पर लड़ने वाले चिराग 5 का 5 जीत रहे हैं और बीजेपी को भी जितवा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब अचीवमेंट है एज ए लीडर। देखिए, विरासत लेकर चलना और उसको आगे बढ़ाना, ये तेजस्वी यादव को चिराग पासवान सीखना। तेजस्वी यादव को पछाड़ने में तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे मंचों से कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। चिराग की गारंटी तेजस्वी की गारंटी पर बहुत भारी पड़ी है बिहार में। आज अगर एनडीए तेजस्वी से फाइट करेगी बिहार में और उस स्ट्रक्चर से फाइट कर सके कि वो जीते, तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान मुझे दिखता है बिहार में। तो आप बताइए ना, बिहार में क्या कर ली सम्राट चौधरी, क्या कर ले नित्यानंद राय, कितना कुछ वहां का वो ट्रांसफर करा पाया सम्राट चौधरी। आरक्षण का मुद्दा सबसे घातक सिद्ध हुआ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। डोर टू डोर, घर घर जाकर जो सपा के नेता थे, अखिलेश यादव का आप नाम लीजिए, या जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव थी उत्तर प्रदेश में, घर घर तक इस मुद्दे को पहुंचा दिया गया। इस बात को इतने मजबूत ढंग से उत्तर प्रदेश में प्रोपोगेट किया गया, उसका परिणाम है कि आज बीजेपी को 240 सीट आया है ना, उस पर संतोष करना पड़ रहा है। बिहार में ये खेल नहीं चल पाया महागठबंधन। बीजेपी कैन प्रोजेक्ट चिराग पासवान, इनकी पार्टी की तरफ से नहीं होगा, हो सकता है कि इनकी पार्टी का मर्जेंस हो जाए बीजेपी में और तब इनको बीजेपी प्रोजेक्ट करे, क्योंकि बीजेपी अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश के बाद किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा करेगी। वो चिराग को भले बीजेपी में मर्ज कराकर सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के जो उत्तराधिकारी हैं, अपने अपने पिता की विरासत को विस्तार देने में लगे हुए हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता थे रामविलास पासवान, ये दोनों को माना जाता है कि वो जेपी आंदोलन के उपज थे। अब दोनों की जो राजनीतिक यात्रा थी बिहार में, वो एक साथ शुरू हुई, दोनों एक साथ पनपे भी और फैले भी। अब बात करते हैं दोनों के पुत्र की। देखिए, दोनों के जो पुत्र हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दोनों लगभग एक ही साथ है। इन दोनों की भी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। एक क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे तो दूसरे बॉलीवुड के हीरो थे। अब दोनों एक साथ राजनीतिक यात्रा में आए। अब देखिए, चिराग पासवान जो है 2014 में पहली बार जमुई से सांसद बने, तो वही तेजस्वी यादव 2015 में विधायक और उप मुख्यमंत्री के पद पे गए और बिहार के और भी कई तमाम पदों पे वो मंत्री भी बने। अब ये दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। लेकिन बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। अब दोनों तो विरासत अपने अपने पिता की संभालते दिखे इस लोकसभा चुनाव में। एक तरफ चिराग पासवान, जो कि उनके पिता के देहांत के बाद उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनकी पार्टी टूट गई और वो अपने पिता की टूटी हुई पार्टी को फिर से उन्होंने खड़ा किया। और जब टिकट की बंटवारे हो रही थी, उस वक्त चिराग पासवान को लगभग 2 ही सीटें या 1 सीट पे बिहार में मिल रही थी। लेकिन चिराग पासवान अपनी जिद पर बिहार में 5 सीट और वो भी अपनी मनपसंद की सीटें ली और 5 सीट पर जीत भी हासिल की। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव को बना बनाया चीज मिला। अब उनके पिता उनके राजनीतिक यात्रा जो है आगे का प्रशस्त भी कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भाई आरजेडी की तरफ से 23 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पे ही वो जीत हासिल कर पाए। इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ उदित आर्यन। उदित, ऐसी क्या वजह रही कि मतलब कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो अपना जो विरासत ये दोनों संभाले, तो चिराग पासवान से क्या तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है अभी? देखिए, अगर सीटों के मापदंड से हम समझे तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव से राजनीतिक रूप से बड़े कद के नेता बन चुके हैं। राजनीतिक रूप से उम्र में भी बड़े हैं, मतलब 6-7 सालों का जो एज गैप है वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच देखने को मिलता है। लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ी भूमिका चिराग ने बिहार में निभाया एनडीए गठबंधन के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी अगर आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, कल शपथ ग्रहण हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 37 सीटों का नुकसान, 37 सीट्स का नुकसान जो है वो
बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। हालांकि कुल 43 सीटें वहां पर जो सपा और कांग्रेस है वो जीते हैं, तो करीब 35 सीट 40 सीट का जो नुकसान है ये बहुत बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए। वो नुकसान से बिहार बच गया। मतलब बिहार में अगर आज 30 सीटें जो एनडीए गठबंधन को जीत मिली है जिन 30 सीटों पर, मेरा अपना मानना है कि उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका चिराग पासवान की रही। देखिए, आरक्षण का मुद्दा सबसे घातक सिद्ध हुआ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। डोर टू डोर, घर घर जाकर जो सपा के नेता थे, अखिलेश यादव का आप नाम लीजिए, या जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव थी उत्तर प्रदेश में, घर घर तक इस मुद्दे को पहुंचा दिया गया कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार बनेगी तो आपका आरक्षण जो है वो खतरे में आ जाएगा, आपका आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि आरक्षण शब्द का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया, संविधान शब्द का ज्यादा प्रयोग किया गया। लेकिन जो वो तबका है, अनुसूचित जाति जनजाति जो तबका है, उनके लिए संविधान का मतलब ही आरक्षण होता है। उनके लिए उनका राइट क्या है, उनका ड्यूटी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, जिनका जिक्र किया गया है आरक्षण संविधान में, उससे उनको बहुत मतलब नहीं है कि राइट टू फ्रीडम भी होता है, राइट टू स्पीच भी होता है, राइट टू इक्वालिटी भी होता है। उनके लिए संविधान का मतलब आरक्षण है। अब इस बात को इतने मजबूत ढंग से उत्तर प्रदेश में प्रोपोगेट किया गया, उसका परिणाम है कि आज बीजेपी को 240 सीट आया है ना, उस पर संतोष करना पड़ रहा है। बिहार में ये खेल नहीं चल पाया महागठबंधन का। हालांकि देखिए, बिहार में बहुत धुआंधार किए, इस तरह का माहौल बना था कि तेजस्वी इस बार 30 सीट निकाल कर ले जाएंगे। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि हर फेज में आधे से अधिक सीटों पर आरजेडी जो है, कांग्रेस जो है, वाम जो है वो लीड ले रही थी, लेकिन परिणाम में ये बदल नहीं पाया। इसका कारण समझना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं था। बिहार में चिराग पासवान का आप कोई भाषण उठाकर देखिए लोकसभा चुनाव का, चाहे वो हाजीपुर में बोल रहे हो, वो मुंगेर में बोल रहे हो, वो काराकाट में बोल रहे हो, वो बक्सर में बोल रहे हो, वो पूर्णिया में बोल रहे हो, वो कहीं पर जहां पर भी चिराग पासवान ने बोला है, हर जगह उन्होंने अपना गारंटी लिया है कि मेरे रहते कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और देखिए, इसका बड़ा असर होता है वोटर्स के बीच। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में कोई उस तरह का चेहरा, जिस तरीके का चेहरा चिराग पासवान बिहार में है, अगर खड़ा की होती तो शायद आज यूपी भी जो है वो बीजेपी को 60 सीट 65 सीट दे दिया होता। लेकिन मैंने कहा ना कि 35 से 37 सीटों का नुकसान वो दलित वोटर के चलते हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में आज चिराग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। आज तेजस्वी यादव को पछाड़ने में, तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे मंचों से कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, चिराग की गारंटी, तेजस्वी की गारंटी पर बहुत भारी पड़ी है बिहार में। और उसी का ये परिणाम है कि आज बिहार में बीजेपी, देखिए, अगर 2 जगहों पर बीजेपी को और रोक लेती महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कहिए, तो आज शायद कल नरेंद्र मोदी की जगह कोई और शपथ ले रहा होता। एक दिल्ली और दूसरा बिहार। ये 2 जगह पे अगर 10 से 12 सीटों का और नुकसान हो गया रहता तो मान कर चलिए कि फिर बीजेपी की गवर्नमेंट तो नहीं बन रही होती। अगर बिहार में 10-15 सीटों का लॉस हो गया होता, दिल्ली में 3-4 सीटों का लॉस हो गया होता, तो आराम से एनडीए गठबंधन जो है, खासकर बीजेपी जो है ना करुणा, वो सिमट गई होती, इस तरीके से सरकार नहीं बना रही होती। तो श्रेय देना होगा। आज चिराग पासवान को इसका श्रेय कहीं दो राय नहीं है। उनके चलते आज बिहार में बीजेपी का इज्जत बचा, और उनके चलते आज एनडीए ऐसी स्थिति में आई कि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। बिल्कुल। अच्छा, क्या बिहार में चिराग पासवान ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रही है बीजेपी तेजस्वी यादव के खिलाफ? देखिए, अब इसका तो ये लोकसभा चुनाव मैंने कहा ना कि चिराग को एक स्थापित नेता, और भविष्य में लालू यादव भी इस बात को लेकर अब टेंशन में होंगे कि उनके, देखिए, अभी तक यही चर्चा चल रहा था बिहार में कि तेजस्वी के सामने कौन, बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है जो क्योंकि ये दोनों युवा नेता है और दोनों युवाओं के बीच में काफी फेमस है और लंबी विरासत लेकर आए हैं। ये एक मजबूत विरासत, एक बैकग्राउंड है इनका, एक पृष्ठभूमि है इनका। चाहे चिराग पासवान का नाम लीजिए या रामविलास पासवान का नाम लीजिए। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी, और सबसे बड़ा बात छोड़िए बीजेपी का बात, आप छोड़िए, नरेंद्र मोदी से आप जरा चिराग का जो एक इंटरेक्शन होता है, एक जो बॉडी लैंग्वेज होता है, अभी जिस दिन समर्थन देने का था उस दिन का देखिए, कल देखिए, सबसे पहला शपथ नरेंद्र मोदी लिए, फिर राजनाथ सिंह लिए, फिर अमित शाह लिए, फिर नितिन गडकरी लिए। ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है कि जब शपथ लिया गया उसके बाद रजिस्टर में साइन किया जाता है, फिर महामहिम जो है राष्ट्रपति, उनके साथ
उनको सलाम प्रणाम दुआ जो होता है वो किया जाता है, और फिर वहां से जब लौटते हैं जो मंत्री हैं तो वो पीएम को भी प्रणाम पाती होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ऐसे नेता थे जिनके साथ नरेंद्र मोदी हाथ मिलाकर हंसते हुए बात करते हुए दिखे। तो हर बार, और सबसे बड़ा बात की जो एनडीए की बैठक हुई थी, सबसे पहली बैठक 18 जुलाई को 2023 में हुआ था, उस दिन से नरेंद्र मोदी का जो एक अपना रवैया है चिराग को लेकर, वो कितना सॉफ्ट है, और बेटा तक कह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल हाजीपुर में कहे, और उस तरह का रहता भी है। चिराग पासवान ने भी कल इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री को मैं हाथ नहीं मिला सकता हूँ, मैं उनसे पैर छू सकता हूँ, वो मेरे पिता तुल्य हैं। तो जो एक बॉन्ड बना है नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान का, देखिए कहना बहुत जल्दबाजी अब नहीं होगा कि आज अगर एनडीए तेजस्वी से फाइट करेगी बिहार में और उस स्ट्रक्चर से फाइट कर सके कि वो जीते, तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान मुझे दिखते हैं बिहार में। तो आप बताइए ना, बिहार में क्या कर ली सम्राट चौधरी, क्या कर ले नित्यानंद राय, कितना कुशवाहा का वोट ट्रांसफर करा पाए सम्राट चौधरी, कितना यादव का वोट दिलवा पाए नित्यानंद राय, कितना ब्राह्मणों का वोट दिलवा पाए मिथिलेश तिवारी और अश्विनी चौबे जैसे नेता, मंगल पांडे जैसे नेता। तो ये पूरा बिहार बीजेपी का जो कैडर है ना, ये तो अब एक बदलाव खोज रहा है, लेकिन एक अच्छे विकल्प के तौर पर, एक मजबूत विकल्प के तौर पर, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चिराग पासवान एक स्टैब्लिश नेता के रूप में उभर कर सामने आया। जहां तक विरासत की बात है, तो ये मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी यादव को एक बना बनाया विरासत मिला। उनकी पार्टी में उन्होंने टूट का दौर नहीं देखा है। लालू यादव ने जिस तरीके का आरजेडी तेजस्वी को दिया, तेजस्वी इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो लोजपा रामविलास है, ये चिराग पासवान की बनाई हुई पार्टी है। हमने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यही श्री कृष्णापुरी का आवाज देखा है चिराग पासवान का, जाते थे खबर करने, इंटरव्यू करने, वहां पर 2-4 लोग ही दिखते थे। एक राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक हुलास पांडे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, यही 2-4 लोग दिखते थे वहां पर। आज की तरह वहां भीड़ नहीं हुआ करती थी। एक सांसद की पार्टी बन के रह गई थी लोजपा। जब पारस जी ने तोड़ा था पार्टी को, तो 5 सांसद चले गए थे उधर, चाहे महबूब अली कैसर हो, चंदन सिंह हो, वीना सिंह हो, कोई हो। वहां से चिराग पासवान ने इस पार्टी को उठाकर आज फिर से कैबिनेट में जगह लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है चिराग पासवान का मेरे नजर में। वही लोकसभा चुनाव के बीच में मुकेश सहनी कहते आ रहे थे कि चिराग पासवान को सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। वही सेम चीज तो तेजस्वी यादव के साथ भी है कि उनको बना बनाया विरासत मिला, उसको भी लेकर चले, लेकिन आगे कहाँ बढ़ा है। आप बताइए कि 23 सीट पर लड़ने वाले तेजस्वी 4 सीट जीत रहे हैं, और 5 सीट पर लड़ने वाले चिराग 5 का 5 जीत रहे हैं, और बीजेपी को भी जितवा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब अचीवमेंट है एज ए लीडर बिहार में किसी नेता के लिए, वो भी इतना, जहां पे हार्डकोर जातिवाद का एक माहौल है, उस बीच में अगर चिराग पासवान सक्सेस कर रहे हैं। और चिराग पासवान को मैं बार बार कहता हूँ, देखिए 6% उनको वोट आया है, 5.89% वोट जो है वो लोजपा रामविलास का रहा है, करीब 6%, 5 से 6% की वो राजनीति ही करते हैं। तो उनको तो 100% वोट गिरा है अगर देखा जाए तो। जितना का वो दावा करते हैं उतना वोट तो पूरा कन्वर्ट करा लेते हैं चिराग पासवान। यही किसी नेता की उपलब्धि होती है। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, विरासत लेकर चलना और उसको आगे बढ़ाना, ये तेजस्वी यादव को चिराग पासवान से सीखना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान ये भी जैसे कह रहे थे कि 6% जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट है वो लेकर आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का था MY समीकरण, माई बाप समीकरण, उसमें वो पीछे रह गए इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो, जैसे अब पूर्णिया की बात करते, वहां पे पप्पू यादव जीत गए। देखिए, कई फैसले, जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो उस समय भी सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी फलाना को टिकट दे रहे हैं, क्या वो सही है, क्या बीमा भारती को टिकट देना सही था, वो गलत साबित हुआ। कई सीटों पर तेजस्वी का एक्सपेरिमेंट फेल होते दिखा। मोतिहारी दे दिया गया राजेश कुशवाहा को, हार गए। गोपालगंज दे दिया गया वीआईपी को, हार गए। झंझारपुर में वीआईपी लड़ी सुमन महासेठ, हार गए। तो कई सीटों पर, अररिया देखिए चंद्रहास को दिया गया, हार गए। मधेपुरा देखिए उनको दिया गया था, शाहनवाज को दिया गया था, वो हार गए। तो मैक्सिमम सीट जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि सारे फैसले तेजस्वी ले रहे हैं, लालू ले रहे हैं, सब तो फ्लॉप होते गया लाइन से। और दूसरी तरफ तेजस्वी, चिराग पर आरोप लगाया जा रहा था कि टिकट बेच दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, अपने घर वालों को दे रहे हैं। परिवारवाद का पहले लगाया गया कि जमुई जदीदा को लड़वा रहे हैं, संभावी को लड़वा रहे हैं, अशोक चौधरी के खिलाफ बोला गया, राजेश वर्मा के खिलाफ बड़ा माहौल बनाया गया। लेकिन सारा जगह तो बड़े मार्जिन से जीते ये नेता। संभावी भी अच्छे खासे मार्जिन से जीती है, राजेश वर्मा 2 लाख के मार्जिन से जीते हैं। जमुई में फतह किए अरुण भारती, ये हल्ला हुआ कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला एकदम कंफर्म जीत रहे हैं, वहां से वीना सिंह निकल गई। तो अब तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। चिराग के सभी फैसले सही थे। चिराग ने कहा भी था कि हम बिहार से युवाओं को भेजना चाहते हैं संसद में, जो बिहार को रिप्रेजेंट कर सके पैन इंडिया, नेशनल लेवल पे, और उनमें
इस तरह के नेता अगर जाएंगे संभाविक, जो काफी शिक्षित है, पीएचडी की हुई है, राजेश वर्मा, चिराग खुद युवा है, अरुण भारती खुद युवा है, ऐसे नेताओं का एक समूह चिराग ने बनाया और उनको जितवा कर दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि हम जो फैसला लिए टिकट बंटवारे के समय सही भी था। वो सही था। हाँ, अच्छा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो था, सबसे बड़ी चूक तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसी क्या हो गई कि वो इस चुनाव में वो अपने पिता की विरासत को पीछे ले गए और वही चिराग पासवान उसको टूटने के बावजूद तो नहीं कहेंगे कि तेजस्वी ने पिता की विरासत को बहुत पीछे कर दिया, क्योंकि 2019 का अगर आप याद कीजिए तो 0 सीट पर थी आरजेडी, तो इस बार 4 सीट जीती है कम से कम, लेकिन वो उपलब्धि तेजस्वी को नहीं मिल पाई जो वो चाह रहे थे, जिसकी उम्मीद उनके वोटर कर रहे थे कि तेजस्वी इस बार 20 सीट निकाल लेंगे, 19 सीट निकाल लेंगे। उस पैमाने पर तेजस्वी फेल हो गया है पूरी तरीके से। जहां तक चिराग का बात है, चिराग पिछले बार 2019 में लड़े 6 का 6 सीट जीते, तब भी 100% इनका स्ट्राइक रेट था, और इस बार भी इनका 100% स्ट्राइक रेट है। चिराग धीरे 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 बहुत परिपक्व राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि बीजेपी इन पर अब भरोसा कर रही है, और कोई बड़ा नेतृत्व जो है वो बिहार में चिराग को बीजेपी दे सकती है। करुणा, अच्छा, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री अगर बनने की बात करें बिहार की, तो यहाँ पर चिराग और तेजस्वी में क्या देखिए, सामना मैंने कहा ना कि बीजेपी एक मौका दे सकती है चिराग को, फेस टू फेस करवा सकती है दोनों को। अब इसमें कौन फतह करेगा वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीजेपी कैन प्रोजेक्ट चिराग पासवान। इनकी पार्टी की तरफ से नहीं होगा, हो सकता है कि इनकी पार्टी का मर्जेंस हो जाए बीजेपी में, और तब इनको बीजेपी प्रोजेक्ट करे, क्योंकि बीजेपी अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश के बाद किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा करेगी। वो चिराग को भले बीजेपी में मर्ज कराकर सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है। तो देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक यात्रा रही है, एक साथ शुरू हुई है, दोनों एक साथ अभी इस मार्ग पर चल रहे हैं, और कितना कौन आगे जाता है ये तो वक्त बताएगा। और भी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉक।